दुनिया में कई चीजें इंसान के कौतूहल को जन्म देती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में इंसान कितना भी जान ले, उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती, और उनमें से एक है समय। इसी से जन्म होता है समय यात्रा का। इंसान जितना अपने बीते हुए पलों को जीना चाहता है, उतना ही वो आने वाली जिंदगी के बारे में भी जानना चाहता है। सदियों से इंसान समय यात्रा करने के तरीके तलाशता आ रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि बिना किसी मशीन या गैजेट के वह टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास लोगों के साथ घटी ऐसी घटनाएं जिन्होंने ना चाहते हुए भी समय यात्रा की। एयर मार्शल सर रॉबर्ट विक्टर गोडार्ड का जन्म वेम्बले यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयर फोर्स में एक वरिष्ठ कमांडर थे। एयर मार्शल सर रॉबर्ट विक्टर गोडार्ड को 1935 में एडिनबर्ग में एक निर्जन हवाई क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। वहां की हालत रख रखाव की कमी के चलते खराब थी। वो अपने विमान में बैठे और उन्होंने उड़ान भरी, लेकिन भारी बारिश के चलते वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए। इसलिए वो मुड़े और तूफान रुकने का इंतजार करने के लिए वापस हवाई अड्डे में चले गए। हालांकि जैसे ही वो लैंडिंग स्ट्रिप के पास पहुंचे, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। बादल साफ हो गए, सूरज चमकने लगा और उन्होंने देखा कि सुनसान हवाई अड्डे पर अब नीले जंपसूट में मैकेनिक घूम रहे थे। लैंडिंग स्ट्रिप पर 4 पीले विमान थे और उनमें से एक ऐसा था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आदमी एक मिलिट्री पायलट था। वो उस समय के सभी विभिन्न विमान मॉडलों से अच्छे से परिचित था। गोडार्ड पूरी तरह से भ्रमित था। क्या उसने इसकी कल्पना की थी? क्या वो एक सपना था? उन्होंने मान लिया कि यह वास्तविक नहीं हो सकता। लेकिन 4 साल बाद उन्हें वापस उसी एयरफील्ड भेज दिया गया। अब यह एयरफील्ड सुनसान नहीं था, यह अब पूर्ण उपयोग में था। अब यहाँ नीले जंपसूट पहने मैकेनिक और पीले विमान भी थे, और रनवे पर वो पीला विमान जिसे वो 1935 में नहीं पहचान पाए थे, वह था एक माइल्स मैजेस्टर। पहली बार गोडार्ड द्वारा इसे देखे जाने के 3 साल बाद मैजेस्टर का निर्माण पहली बार 1938 में किया गया था। गोडार्ड की कहानी हैरान करने वाली है, क्योंकि वो समय के माध्यम से यात्रा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। संभवतः उन्होंने 3 साल आगे का भविष्य देख लिया था। 1932 में एक अखबार के रिपोर्टर जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जोआचिम ब्रांट को हैम्बर्ग, जर्मनी शिपयार्ड पर एक स्टोरी कवर करने के लिए नियुक्त किया गया था। वे गाड़ी से विशाल परिसर में गए, कई अधिकारियों और कर्मचारियों का इंटरव्यू लिया और देर दोपहर तक काम पूरा कर लिया। जैसे ही वे वहां से जाने को थे, दोनों पत्रकारों ने विमान के इंजनों की कानफोड़ू आवाज सुनी और युद्धक विमानों से भरे आकाश को देखा। फिर उन्होंने सुना कि शहर की एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियों में आग लग रही है, क्योंकि उनके चारों ओर बम फटने लगे थे। थोड़ी देर बाद ही आसपास का इलाका नरक का प्रतिरूप लग रहा था। भारी गोलाबारी से गोदाम ढह रहे थे और डॉक क्रेनों का कचूमर निकल गया था। हटन और ब्रांट ने महसूस किया कि यह कोई मॉक ड्रिल नहीं थी। बचते बचाते वे कार के पास पहुंचे। गेट पर हटन ने एक सुरक्षा गार्ड से पूछा कि क्या वे मदद के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनसे कहा गया कि वे तुरंत क्षेत्र छोड़ दें। जब वे हैम्बर्ग वापस चलने लगे तब हटन और ब्रांट भ्रमित थे। हमले के दौरान आसमान में अंधेरा छा गया था, लेकिन अब साफ हो चुका था और शहर शांत था। अब व्यस्त सड़कों पर गड्ढे नहीं थे और इमारतें सही सलामत थीं। अपने रोजमर्रा के काम करते हुए कोई भी परेशान नहीं लग रहा था। हटन और ब्रांट ने कार रोकी और वापस शिपयार्ड की ओर देखा। अब उन्हें एक और झटका लगा, क्योंकि उन्होंने आसमान में धुएं के काले रिबन और कोई क्षतिग्रस्त इमारतें नहीं देखी। अखबार के ऑफिस में वापस आने पर ब्रांट की तस्वीरें विकसित की गईं और दोनों लोगों को एक और आश्चर्य हुआ। ब्रांट ने पूरे हवाई हमले के दौरान फिल्म की शूटिंग जारी रखी थी, लेकिन उनकी तस्वीरों में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। शिपयार्ड वैसा ही लग रहा था जैसा उस सुबह उनके आगमन पर था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि दुश्मन के विमानों से बमों की बारिश ने क्षेत्र को नष्ट कर दिया था, जैसा कि उन्होंने देखा था। संपादकों ने तस्वीरों का अध्ययन किया और आश्चर्य किया कि क्यों हटन और ब्रांट ने जोर देकर कहा कि वे हवाई हमले में शामिल थे। उन्होंने उनकी कहानी को खारिज कर दिया और समझा कि वे ऑफिस वापस आने के रास्ते में शायद पीने के लिए किसी बार में रुक गए होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से ठीक पहले बर्नार्ड हटन लंदन चले गए। 1943 में उन्होंने हैम्बर्ग शिपयार्ड पर एक रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रन द्वारा तबाही के बारे में एक समाचार पत्र की कहानी देखी।
तस्वीरों का अध्ययन करते हुए उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। विनाश का दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा 1932 के वसंत में ब्रांट के साथ उनकी यात्रा के दौरान दिखाई दिया था। केवल एक चीज अलग थी, हटन और ब्रांट ने इस घटना को होने से 11 साल पहले देखा था। 12वीं सदी में इंग्लैंड के वूलपिट में एक लड़का और लड़की अकेले मिले थे। वे इंग्लिश या कोई अन्य पहचान योग्य भाषा नहीं बोल पा रहे थे और उनकी त्वचा हरी थी। उन्हें एक स्थानीय ग्रामीण ने संरक्षण दिया और हालांकि लड़के की जल्द ही मृत्यु हो गई, लेकिन लड़की बच गई और अंततः इंग्लिश बोलना सीख गई। अंत में वो लोगों को बताने में सक्षम हुई कि वो कहां से आई है। उसने बताया कि वो सेंट मार्टिन लैंड नामक जगह से आई थी। वो और उसका भाई एक दिन अपने पिता की भेड़ों की देखभाल कर रहे थे जब उन्हें एक गुफा मिली। वे गुफा में गए और बहुत लंबे समय तक चलने के बाद वे वूलपिट में निकले। शायद यह सिर्फ एक लोक कथा है या शायद वे भविष्य से आए थे। आखिरकार उनकी कहानी टाइम स्लिप जैसी संदेहास्पद लगती है। दुर्भाग्य से वे उस समय या जगह वापस कभी नहीं जा पाए जहां से वे आए थे। मिसेस शार्लेट वार्बटन अपने पति के साथ इंग्लैंड में रहती थी। 1968 में 18 जून को वह टूनब्रिज वेल्स शहर में खरीदारी करने निकली। शार्लेट के साथ उनके पति भी थे, जिन्होंने शॉपिंग करने के लिए अलग स्टोर चुना और बाद में मिलने का फैसला किया। कुछ देर खरीदारी करने के बाद शार्लेट कैलवली रोड के एक सुपरमार्केट में गई। उन्होंने वहां एक कैफे देखा और महसूस किया कि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, जबकि वो कई बार वहां आ चुकी थी। वो कैफे में दाखिल हुई। यह प्राचीन सजावट के साथ पुराने जमाने के कैफे जैसा दिखता था। धीमे पीले रंगों वाले बिजली के बल्बों से कमरा रोशन था, हालांकि दुकानों में खिड़कियां नहीं थीं। शार्लोट ने सोचा कि उन्होंने पुराने जमाने का माहौल बनाया है, इसलिए उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। हालांकि वो यह देखकर दंग रह गई कि लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें महिलाओं ने लंबे कपड़े पहने थे, जबकि पुरुषों ने गहरे रंग के लाउंज सूट पहने थे। शार्लेट ने उस समय ज्यादा परवाह करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि लोगों को कॉफी टेबल पर बातें करते देखना एक सामान्य दृश्य था। उस दिन के बाद मिसेस शार्लोट वार्बटन और उनके पति ने काफी खोजा, लेकिन वो फिर से कैफे का पता नहीं लगा सकी। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि उस जगह या उसके आसपास कोई कैफे नहीं है। अंत में उन्हें किसी ने ट्यूनब्रिज वेल्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से जानकारी लेने के लिए कहा। वहां के एक प्रबंधक ने उन्हें बताया कि एक बार कॉस्मोस किनेमा नामक एक कैफे वहां मौजूद था, लेकिन यह लगभग 150 साल पहले था। आखिर में शार्लोट को पता चला कि जिस कैफे में वो चली गई थी, वो एक सुपरमार्केट में बदल दिए जाने से बहुत पहले था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शायद उन्होंने किसी टाइम लूप के माध्यम से अतीत में कदम रख दिया था। 1996 में एक पुलिस अधिकारी और उसकी पत्नी लिवरपूल यूके में खरीदारी कर रहे थे। उसकी पत्नी एक किताबों की दुकान में चली गई और वो गली के नीचे एक सीडी स्टोर के लिए निकला। जैसे ही वो किताबों की दुकान से दूर चला गया, उसने देखा कि सब कुछ अचानक शांत हो गया था। फिर एक वैन जो 1950 के दशक की लग रही थी, हॉर्न देती हुई उसके पास से निकल गई। किसी तरह वो गली के बीच में आ खड़ा हुआ था और उससे भी अजीब, उसके आसपास के सभी लोगों ने 50 के दशक के कपड़े पहने थे। उलझन में उसने किताबों की दुकान पर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां नहीं थी। उसके स्थान पर क्रिप्स नाम की महिलाओं के कपड़े की दुकान थी। इसलिए वो कपड़े की दुकान में गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह फिर से एक किताबों की दुकान थी। वो 1996 में वापस आ गया था, लेकिन यह पता नहीं लगा सका कि उसके साथ क्या हुआ, जब तक वो ये नहीं जान गया कि 1950 के दशक के बाद से क्रिप्स का कोई अस्तित्व नहीं था। 1954 में जापान के टोक्यो में हानेडा हवाई अड्डे पर कस्टम से जाने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को सीमा शुल्क एजेंटों के साथ थोड़ी परेशानी हुई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके कस्टम फॉर्म में कुछ गलती थी, बल्कि इसलिए कि वो उस देश से होने का दावा करता था जो अस्तित्व में नहीं था और उसके पास यह साबित करने के लिए पासपोर्ट और टिकटें थी। उसका पासपोर्ट टोरेड नाम के देश का था, जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वो स्पेन और फ्रांस के बीच में है। जब कस्टम अधिकारियों ने एक नक्शा निकाला और उससे पूछा कि क्या उसका मतलब एंडोरा है, तो वह नाराज हो गया। उसने कहा कि हाँ, स्थान सही था, लेकिन टोरेड कम से कम 1000 वर्षों से अस्तित्व में था। उसने एंडोरा के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे रात के लिए एक होटल का कमरा दिया गया था, जबकि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है।
भले ही उसके कमरे के बाहर सशस्त्र गार्ड तैनात थे, लेकिन अगली सुबह तक वो आदमी गायब हो गया था। उसका पासपोर्ट, जो हवाई अड्डे के सुरक्षा कार्यालय में रखा गया था, भी गायब हो गया। अधिकारियों ने टॉरेट के आदमी के रहस्य का कभी पता नहीं लगाया। 1850 में जोफ वॉरेन नाम का एक व्यक्ति जर्मनी में पाया गया और उससे पूछताछ की गई। वो बहुत टूटी फूटी जर्मन भाषा बोलता था, जिससे उसके दावों को समझना और भी मुश्किल हो जाता था। उसने कहा कि वो लक्सरिया से है और लेक्शेरियन और अब्रामियन भाषाएं बोलता है। उसने कहा कि वो अपने लंबे समय से खोए हुए भाई की तलाश में था, लेकिन अपनी मंजिल के रास्ते में उसका जहाज टूट गया था। वॉरेन ने उसे दिखाए हुए किसी भी नक्शे या ग्लोब को नहीं पहचाना। उसने दावा किया कि वो दुनिया को जिस रूप में जानता था उसके 5 खंड हैं: सक्रिया, अफ्लर, असलार, ओस्लर और यूप्लर। द ईयर बुक ऑफ फैक्ट्स इन साइंस एंड आर्ट में बताया गया कि वॉरेन को पूछताछ और अध्ययन के लिए बर्लिन ले जाया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि वॉरेन मौजूद था। सवाल यह है कि क्या वो पागल था या वो बहुत दूर के भविष्य से था। 1979 में 4 दोस्त जियोफ, पॉलिन, लेन और सिंथिया फ्रांस से यात्रा कर रहे थे। जब काफी रात हो गई तो उन्होंने रात के लिए एक होटल खोजने का फैसला किया। जिस सड़क पर वे यात्रा कर रहे थे उसके नजदीक ही उन्हें एक जगह मिली। यह एक अजीब जगह थी। कमरों के दरवाजों में केवल लकड़ी की कुंडी थी, ताले नहीं थे और खिड़कियों में केवल मोटे शटर थे, शीशे भी नहीं थे। सुबह में उन्होंने होटल में नाश्ता किया और 2 फ्रांसीसी पुलिसकर्मियों का सामना किया, जो पुरानी दिखने वाली वर्दी और टोपी पहने हुए थे। होटल में पूरा अनुभव अजीब लग रहा था, इसलिए भी क्योंकि क्षेत्र के अन्य होटलों की कीमत 200 फ्रैंक से अधिक थी और उनके उस होटल में ठहरने की कीमत केवल 19 फ्रैंक थी। फिर भी वे खुशी खुशी अपने रास्ते पर चले गए। अपनी वापसी की यात्रा पर उन्होंने उसी होटल में फिर से रुकने की कोशिश की, लेकिन वहां उस होटल का नामो निशान भी नहीं था और उन पुलिसकर्मियों ने जो वर्दी पहनी हुई थी वे 1905 के आसपास में प्रचलन में थी। 1935 में डॉक्टर ईजी मून अपने एक मरीज के घर कैंट, इंग्लैंड से निकल रहे थे, जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी कार उस जगह नहीं है जहां उन्होंने उसे पार्क किया था। ड्राइववे और सड़क दोनों पहले से कहीं अलग लग रहे थे। डॉक्टर मून ने एक आदमी को घर के पास चलते हुए देखा और उसने महसूस किया कि वो आदमी पुराने जमाने का कोट और हैट पहने हुए था और एक लंबी बैरल वाली बंदूक लिए हुए था। मून को वो आदमी 19वीं सदी का लगा, ना कि 20वीं सदी का। मून घर वापस जाने के लिए मुड़े, लेकिन जैसे ही वे मुड़े उन्होंने देखा कि सड़क फिर से पक्की हो गई है और उनकी कार एक बार फिर उसी जगह खड़ी हो गई है। वो आदमी की तलाश करने के लिए वापस सड़क की ओर मुड़े, लेकिन वो गायब हो गया था। यह 1943 की गर्मी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी डेस्ट्रॉयर और नाजियों की यू बोट पनडुब्बियों के बीच एक खूनी समुद्री युद्ध चल रहा था। फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में यूएसएस एल्ड्रिज नामक एक नए डेस्ट्रॉयर को एक टॉप सीक्रेट मिशन के रूप में कई बड़े जनरेटर से लैस किया जा रहा था। जनरेटर को एक नए प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को शक्ति देने के लिए डिजाइन किया गया था, जो युद्धपोत को दुश्मन के रडार के लिए अदृश्य बना देता। सिस्टम ऑन होते ही जहाज के पतवार के चारों ओर एक भयानक हरी नीली रोशनी चमकी। फिर एल्ड्रिज पलक झपकते ही गायब हो गया। न केवल रडार के लिए अदृश्य बल्कि वहां से पूरी तरह गायब हो गया। घंटों बाद फिर से फिलाडेल्फिया में अचानक वापस आने से पहले वर्जीनिया में नॉर्फॉक नेवल शिपयार्ड में एल्ड्रिज के दिखाई देने की खबरें आईं। सैन्य रिपोर्टों के अनुसार प्रयोग के बाद एल्ड्रिज चालक दल के सदस्य भयानक जलन और मानसिक भ्रम से पीड़ित पाए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ कर्मीदल जहाज के स्टील के पतवार में आंशिक रूप से धंसे हुए पाए गए। वे जीवित थे, लेकिन उनके पैर और हाथ जहाज के धातु में फंसे हुए थे। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन टाइम ट्रेवल पर जिस तरह मनुष्य की उत्सुकता दिनों दिन बढ़ रही है, उससे यही लगता है कि एक दिन ये सपना हकीकत जरूर बन जाएगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।